ठीक है। यस। आज हमारे पास है थर्मोडायनामिक सिस्टम्स। प्रीवियसली भी हमने इस पे पढ़ा, एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम जिसमें एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होती है? सराउंडिंग होती है, जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सके, मैटर एक्सचेंज ना हो, उससे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। और ओपन सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद इन्वायरमेंट और विद सराउंडिंग। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक आइसोलेटेड सिस्टम भी होता है दैट कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विद द एनवायरमेंट। तो तीन तरह के पता सिस्टम नहीं आपके पास हैं। बोल जा रहे होते। जी, क्या हुआ? अब इसमें कोई एक वर्किंग सब्सटेंस दिखाई हुई है, ठीक है, उसमें कोई गैसियस पार्टिकल्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास एक रेजरवायर है जिसे हम सराउंडिंग कह सकते हैं। तो हीट कैन बी एक्सचेंज। और एक सेकंड जो ओपन सिस्टम के लिए, इसमें हीट कैन बी एक्सचेंज विद मैटर। अब ये जो डॉट डॉट दिखाए हुए हैं ये मैटर को शो कर रहे हैं। इस केस में आप देखें हीट ट्रांसफ़र होती है, मैटर नहीं होता। ओपन सिस्टम में आपकी इन्वायरमेंट के साथ हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स कॉजिस्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा कि एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पर खुद आ जाता है बाय स्लो प्रोसेस, उसे हम कॉजिस्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। नियर इक्विलिब्रियम यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ इनिशियल स्टेट होती है, फाइनल होती है, इंटरमीडिएट होती है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक है, इसमें सो इट इज़ अ sufficiently slow process, any intermediate state that can consider as at thermal equilibrium। अब थर्मल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, जब टेम्परेचर दो चीज़ों का सेम हो जाए उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और एक कप ऑफ टी की एग्जांपल आपको दी थी। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स दैट इट मेक्स सेंस टू डिफाइन अ टेम्परेचर। हमें वो बता रहा हो कि हमारा टेम्परेचर जो है वो उसकी वजह से हीट वन स्टेट टू अनदर कैसे मूव कर सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। तो एग्जांपल्स ऑफ क्वाजिस्टैटिक प्रोसेसेस, स्लो प्रोसेसेस हैं आइसोथर्मल, आइसोकोरिक भी बोलते हैं, आइसोमेट्रिक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, उसको मैंने बताया कि इसमें एक पैरामीटर कांस्टेंट होता है। तो आइसोथर्म में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में या आइसोमेट्रिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबैरिक में प्रेशर, और एडियाबैटिक में ना हीट इंटर होती है ना हीट लॉस होती है। तो Q इक्वल टू 0 होता है। तो ये चार प्रोसेस हम आज डीपली डिस्कस करेंगे। अब वर्क इन थर्मोडायनामिक्स, नॉर्मली वर्क की डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू displacement. It is a dot product of force and displacement. So how can we define that work in thermodynamic system? So it means that with the use of heat, we may perform some work on the system or some work by the system. अब on the system क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल सराउंडिंग में से कोई ऐसा फिनोमेना हो जो सिस्टम पे वर्क करे और सिस्टम में चेंजेस लेके आए, उसे हम कहेंगे वर्क ऑन द सिस्टम। फिर को तो एक वर्क बाय द सिस्टम, कि हमारा सिस्टम वर्क करे ऑन द सराउंडिंग, लेकिन होंगे दोनों बाय मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब यहाँ एक पिस्टन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसमें एक पार्टिकल्स या गैसेस हैं, वेलोसिटी उसको शो कर रही है बिफोर और आफ्टर। तो पिस्टन में आपने देखा बाई साइड जो आपका बाइक होता है, व्हीकल्स होती हैं, उनमें पिस्टन की मूवमेंट होती है। फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ें हैं कि एक सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर होता है, उसमें एक डिस्क शेप पिस्टन होता है जो बैक एंड फोर्थ मूव करता है। तो अब ये मोशन ऑफ पिस्टन दैट ये जो हमारे पास ये सिलेंडर है दैट इज आर सिस्टम।
अब इसमें एक्सटर्नल वर्क से हम पिस्टन को मूव करवाते हैं, ठीक है, इनटू द मास्टर सिलेंडर, जिसकी वजह से इंटरनल प्रॉपर्टीज सिस्टम की चेंज होती हैं। अब दूसरी डायग्राम में है कि पिस्टन बैकवर्ड मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनली कोई प्रॉपर्टीज होंगी जो ये इसको बैकवर्ड मूव करवाएगा। अब एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट करवाए तो वो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। अगर इंटरनल एनर्जी से पिस्टन बैकवर्ड जा रहा है तो ये सराउंडिंग पे वर्क करेगा। सो पिस्टन मूव्स अवे फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन, मॉलिक्यूल्स लूजेस काइनेटिक एनर्जी, डज पॉजिटिव वर्क ऑन द पिस्टन, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें क्लियर हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रही है सिस्टम पे, वर्क विल बी नेगेटिव, ठीक है, इट डज नेगेटिव वर्क ऑन द पिस्टन, ठीक है। यहाँ मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी गेन करेंगे जब भी कंप्रेशन होगा। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है कंप्रेशन और एक्सप्रेशन या एक्सपेंशन। सो एक्सपेंशन, वर्क ऑन पिस्टन इज पॉजिटिव, वर्क ऑन गैस इज नेगेटिव, ठीक है। ये एक्सपेंशन है कि सिस्टम पे वर्क जो है वो पिस्टन पे पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इस वजह से होता है एक्सपेंशन में कि एक्सपेंशन में सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है, और वर्क ऑन गैस नेगेटिव इसलिए होता है कि गैस जो पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं। कंप्रेशन जब भी होता है, गैस को जब हम कंप्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, तो वर्क ऑन पिस्टन नेगेटिव, क्योंकि वो एक्सटर्नल सराउंडिंग कर रहा होगा वर्क। वर्क ऑन गैस इज पॉजिटिव क्योंकि गैस यहाँ पार्टिकल एनर्जी गेन करेंगे। इस मीनिंग में आपके पास ये एमसीक्यू टाइप आ सकता है कि वर्क व्हेन इज पॉजिटिव एंड व्हेन इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। तो अब जब भी वर्क होता है, पिस्टन की मूवमेंट होती है, हमारे पास एक क्वांटिटी डायरेक्टली चेंज होती है, दैट इज वॉल्यूम। तो हम उसी की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, उसी की फॉर्म में अपना वर्क डन उसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ आप डायग्राम में देखें, वी हैव अ सिस्टम, पिस्टन की मूवमेंट है, पिस्टन का एरिया ए है, इस पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है। प्रेशर एक्सर्ट होगा तो पिस्टन मूव करेगा, उसकी मूवमेंट को कितना डिस्टेंस मूव करेगा उसको dx लिखा हुआ है, क्योंकि आपके पास बेसिक फॉर्मूला होता है, प्रेशर होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब आप फोर्स फाइंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर तो वो E इंटू एरिया बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ हम लिखना भी चाहें तो हम लिख सकते हैं कि द प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। अब यहां से आपने क्या करना है, फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो एरिया उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एरिया उधर मल्टीप्लाई हो तो फोर्स बिकम इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो अब वही वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए कि वर्क जो है दैट इज एफ डॉट डी एक्स। शुरू में बताया फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, और साथ डी एक्स वो जितना डिस्टेंस प्रेशर की वजह से पिस्टन मूव करेगा। अब एरिया और डिस्टेंस मिलके क्या बनाएंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होती है, एरिया में 2 आ जाती है, मीटर इंटू मीटर या लेंथ इंटू विड्थ, और साथ dx जो है वो थर्ड पैरामीटर को डिफाइन करता है, क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होते हैं। सो वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स इज इक्वल टू P डेल V। ये जो डेल साथ लगाया हुआ दैट शोज द डेरिवेटिव, आपको पता है कि ये चेंज को शो करता है। यह सिर्फ इस फिक्स्ड मूवमेंट के लिए। जब हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो वी कैन अप्लाई द इंटेग्रल विद इन द लिमिट, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। लेफ्ट साइड पे इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव इंटेग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको पता है राइट साइड पे इंटेग्रल आ जाएगा विद इन लिमिट, इनिशियल टू फाइनल। सो दैट इज द वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। तो इसको भी हम एज अ शॉर्ट प्रिपेयर करेंगे आप, ठीक है। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट वन जो है
वो है पीवी डायग्राम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। आपको बताया था बॉयल्स लॉ होता है कि जो रिलेशन बताता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, दीज क्वांटिटीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। if we increase the pressure volume will decrease, ठीक है, if we decrease the pressure volume will increase, तो they are inversely related, इसे बॉयज लॉ कहते हैं। इसमें एक क्वांटिटी हमारे पास कांस्टेंट होती है जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। तो इसमें पीवी डायग्राम में वॉल्यूम हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, प्रेशर लेते हैं वाई एक्सिस पे। तो इन फर्स्ट डायग्राम ए यू कैन सी दैट व्हेन प्रेशर इज हाई वॉल्यूम इज लो। प्रेशर की वैल्यू P1 है, वो लार्जर स्केल पे है अलोंग वाई एक्सिस, और वॉल्यूम उसके करस्पॉन्डिंग जो 1 है वो नियर टू ओरिजिन है, उसकी वैल्यू कम है जी। लेकिन जब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं देयर विल बी एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो आप देखें P2 और V2, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को देखें, दैट शोज द पीवी डायग्राम। और अगर हम एरिया फाइंड कर लें बिलो द ग्राफ, ये दैट इज इक्वल टू वर्क। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क डन। उसके लिए आपकी वैल्यूज आपके पास हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर और साथ पीवी दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो आप लिखेंगे V2 माइनस V1, जब लिखेंगे ये ऊपर बॉक्स में लिखा है V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है। इसका मतलब जब आप डेल V फाइंड करेंगे चेंज, तो V2 की वैल्यू ज्यादा होगी V1 से, तो चेंज पॉजिटिव आएगा, इसी वजह से इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। लेकिन जब आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो, सेकेंड डायग्राम में आप देखें देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो आपकी V2 की वैल्यू लेस हो जाएगी V1 से। तो आपके पास आंसर जो है कर देना, ठीक है। तो V2 माइनस V2 विल बी लेस देन V1, आंसर आपका क्या आएगा? नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव वर्क कहेंगे। और वॉल्यूम इंक्रीज करें और प्रेशर कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए कौन सा पैरामीटर होता है? उसे हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें विद द कांस्टेंट प्रेशर आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये उसके लिए ग्राफ है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको आनी चाहिए। अब हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो भी आपने आपको बता भी देते हैं, आपने उसको एक सर्च में भी ले आना है। वो स्टेटमेंट क्या है? दैट फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपको आना चाहिए कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। अब जनरल स्टेटमेंट ये है कि व्हेन वी प्रोवाइड द हीट टू द सिस्टम, जब हम हीट किसी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ इस इक्वेशन में Q क्या है? हीट है। अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो वर्क उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। अब Q हीट है जो हम प्रोवाइड करेंगे, जब प्रोवाइड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब एक गैसियस पार्टिकल की एग्जांपल ले लें आप, कि जब हम हीट अप करना शुरू करते हैं वाटर को, तो वाटर को हीट अप करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। वो जो पार्टिकल्स हैं इवेपोरेट होते हैं, मतलब हाई एनर्जी होते हैं। हाई एनर्जी होंगे मतलब इंटरनल एनर्जी उनकी क्या हुई? चेंज हो गई। और वही अगर पिस्टन को मूव करवा दें अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो वर्क भी होगा। इसको हम यूं लिखते हैं, when we provide the energy to the system, that energy appears as work done plus change in internal energy, that is the statement of first law of thermodynamics। तो उसको मैथमेटिकली पहले तो लिखते हैं Q इक्वल्स टू
वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और अगर इंटरनल एनर्जी निकालना हो तो Q माइनस वर्क डन कर लेंगे। अब ये डायग्राम दिखा रहे हैं कि व्हेन वी प्रोवाइड द एनर्जी टू द सिस्टम, सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा। वर्क इज पॉजिटिव व्हेन इट इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ दिखाया हुआ है, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है। इसी तरह अगर हम सिस्टम पर वर्क करें और उससे एनर्जी आउट लें, ठीक है, तो वो वर्क जो है वो एज अ नेगेटिव कंसीडर होता है। तो ये भी आपके पास एमसीक्यू टाइप होगा। खुद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, हम आगे इसकी एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे। अब ये देखेंगे अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव आ जाए, तो वो जो डेल है उसको डी के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, चेंज इन एनर्जी आ जाएगा माइनस वर्क की वैल्यू पी डी वी हमने पुट कर दी, ठीक है। तो दैट इज द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? अब स्टेट फंक्शन होते हैं जो किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। जैसे स्टेट के बारे में कल भी आपको बताया था, वो फिजिकल अपीयरेंस को बताते हैं। अब बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिन्हें स्टेट फंक्शंस कहा जाता है। प्रेशर है, वो भी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। वॉल्यूम है, वो भी एक स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर की एग्जांपल है, इंटरनल एनर्जी की एग्जांपल है। दे ऑल आर स्टेट फंक्शंस, जो स्टेट फंक्शन है। फिर आगे एक इंट्रोपी का वर्ड भी आता है, वो हम लेटर ऑन लेक्चर्स में पढ़ेंगे, वो भी स्टेट फंक्शन है, ठीक है। ऐसे फंक्शन जो किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करें उन्हें स्टेट फंक्शंस कहा जाता है। वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। खुद एनर्जी स्टेट फंक्शन नहीं है, क्यू जिसे हम कहते हैं। लेकिन वर्क और एनर्जी ये स्टेट फंक्शन में शामिल नहीं होते, लेकिन इनका रिलेशन हमारे पास है, वो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा। अब ये जो पहला ग्राफ है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, इसमें वर्क डन P2 V2 माइनस V1, क्योंकि प्रेशर क्या रहा, कांस्टेंट। इसी तरह आगे जो आइसोबैरिक आइसोकोरिक है, उसमें एक और फॉर्मेट है कि हम वॉल्यूम को V1 से V2 पे ले जाना चाहते हैं। तो आप पहले क्या करें, प्रेशर को, दोनों को प्रेशर इक्वल रखें, चेंज इन प्रेशर करें, वॉल्यूम जो है वो आपका इंक्रीज हो जाए। तो ये एक पाथ डिफाइन होता है, ठीक है। पाथ आपके पास 1, 4 और 2, ये एक पाथ को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह अगर आप 1, 3 और 2 पे चले जाएं, ये दूसरा पाथ हो जाएगा। यहाँ एरिया अंडर द ग्राफ कम आएगा, यहाँ एरिया अंडर द ग्राफ ज़्यादा आएगा। एक आपके पास थर्ड है आइसोथर्म, आइसोथर्मल है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम और प्रोपोर्शनैलिटी दोनों प्रेशर की चेंज होती है। तो इसमें जो वर्क डन है दैट विल बी फाइंड बाय इंटीग्रल मेथड, क्योंकि यहाँ वर्क जो है वो ग्राफिकल मेथड से आएगा, एरिया अंडर द ग्राफ डायरेक्ट। ये जो नॉन लीनियर ग्राफ है, ये हमारे पास थर्ड पाथ है सिस्टम की स्टेट को चेंज करने का। अब यूं कह सकते हैं कि 1, 4, 2, 3 दीज आर द स्टेट्स ऑफ सिस्टम। We can change the state from 1, 2, 3 or 4 by the changing of parameters। तो पैरामीटर्स कौन से हैं, किसी में टेम्परेचर चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें, ठीक है, प्रेशर चेंज कर दें। ये तीनों को चेंज करके हम डिफरेंट प्रोसेस बनाते हैं। लेकिन जो स्टेट फंक्शन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते कि आपने पहले प्रेशर को चेंज किया, पहले वॉल्यूम को चेंज किया, पहले टेम्परेचर को चेंज किया। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बट दे डायरेक्टली डिफाइन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये डायरेक्टली इनिशियल और फाइनल स्टेट को डिफाइन कर रहे होंगे आपके स्टेट फंक्शन। तो यूं एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है कि जो फंक्शंस हैं दे डज नॉट डिपेंड ऑन द path due to which a system can change its state। जी सलीमुल्लाह, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर।
ठीक है, तो आप अब देखें बॉक्स में लिखा वर्क डन बाय अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एंड ऑन द पाथ, इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये शुरू में आपको बता दिया था। वर्क करता है पाथ पे, इसीलिए उसे स्टेट फंक्शन नहीं कहते। Amount of heat transferred also depends on initial, final and intermediate state, so it is not a state function. Amount of heat Q, ठीक है, ये भी आपको बता दिया, it is not a state function. State function क्या होते हैं? जो सिस्टम की स्टेट डिफाइन करते हैं। अब इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू Q माइनस वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम U2 माइनस U1 लिख सकते हैं कि दूसरी स्टेट में जो एनर्जी थी माइनस फर्स्ट स्टेट में जो एनर्जी थी। सो इंटरनल एनर्जी U is a state function. The energy gain or lose only depend on initial and final states, not on path. Even though Q and work depend on path, U does not. तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपने देख लेना खुद। अब आगे प्रोसेसेस, एडियाबैटिक। ठीक है, ये आपके पास ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ही ये चार प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है तो उसमें उसने पहले स्टेटमेंट लिखनी है आपने, फिर उसका वो फार्मूला बताना है, तो ये एक एग्जांपल बताएंगे, फिर उसमें ये डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आते हैं। तो एडियाबैटिक, इसे एडियाबैट भी कहते हैं। नो हीट ट्रांसफर, ना सिस्टम में हीट आती है ना लूज होती है, बाय इंसुलेशन और बाय वेरी फास्ट प्रोसेस। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू 0, इसके ये जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें Q की वैल्यू को आप 0 पुट कर देंगे, क्योंकि ना हीट इंटर होती है ना लूज होती है, Q की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी? माइनस वर्क डन के। वो फर्स्ट इक्वेशन आप उसको यहाँ लिखेंगे, फिर आप देखेंगे माइनस वर्क आएगा। ठीक है, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें आपके पास वर्क जो है वो इंटरनल एनर्जी से परफॉर्म होता है। यूँ भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी से वर्क होगा या वर्क से इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इस इक्वेशन को दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरह से तो आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, तो दूसरी तरह से हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि दूसरी इसकी फॉर्मेशन ये है कि आप लिखें ये जो डेल यू है, ठीक है, इसको यहाँ माइनस लगाएं और इक्वल टू वर्क लिख दें। ठीक है, अब इसके मीनिंग हमें ये इस तरह से पता चलेंगे कि या तो हमने वर्क किया, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई तो माइनस आ जाएगा। पहली इक्वेशन ये हमें बता रही है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी परफॉर्म सम वर्क। इस वजह से ये एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब आपका काम क्या है? आप लोगों ने ये करना है कि एडियाबैटिक की नेचुरल एग्जांपल ढूंढनी है, इसी तरह आइसोकोहरिक की ढूंढनी है, या आइसोमेट्रिक की ढूंढनी है, आइसोबैरिक की ढूंढनी है और आइसोथर्मल की ढूंढनी है। नेचर में जो जो एग्जांपल्स हैं वो आपने ढूंढनी है। ठीक है, ये आप लोगों का एक असाइनमेंट कह लें, शॉर्ट या होमवर्क टाइप। अब आ जाए आइसोकोहरिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज ना हो। ठीक है, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो हमने पढ़ा कि वर्क किसके बराबर होता है? P डेल V के। तो जब डेल V का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क क्या होगा? 0, क्योंकि पिस्टन की मूवमेंट किससे है? चेंज इन वॉल्यूम से है, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम का चेंज होना एक नेसेसिटी है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो वर्क 0 होगा। तो फर्स्ट लॉ की फॉर्म क्या बन जाएगी? चेंज इन एनर्जी इक्वल टू हीट प्रोवाइड। मतलब आप जो हीट प्रोवाइड करेंगे
वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल हो जाएगी, उससे कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सो दैट इज आइसोकोहरिक और आइसोमेट्रिक। थर्ड पे है आइसोबैरिक, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कांस्टेंट हो तो वर्क डन होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला वो यहाँ पूरी फर्स्ट लॉ की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और वर्क की वैल्यू आप लिखेंगे P इंटू डेल वी। डेल वी क्या होता है, V2 माइनस V1। और फर्स्ट लॉ की इक्वेशन आप यहाँ आगे इसमें मेंशन करेंगे। एंड में हमारे पास है आइसोथर्मल। अच्छा, एक बात ध्यान में रखेंगे, जो एडियाबैटिक का ग्राफ है उसे एडियाबैट कहते हैं, ठीक है। जो आइसोकोहरिक का है उसे आइसोकोर कहते हैं। जो आइसोबैरिक का ग्राफ है उसे आइसोबार कहते हैं। जो आइसोथर्मल का ग्राफ होता है उसे आइसोथर्म कहते हैं। ये भी नेम आपने ढूंढने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, हीट मे फ्लो बट वेरी स्लोली सो दैट थर्मल इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल टू 0। तो हम जो भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे दैट विल टोटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, ठीक है। तो ये उसके मीनिंग में आ जाएगा, ओनली फॉर आइडियल गैस जनरली डेल यू क्यू डब्ल्यू नॉट 0, एनी एनर्जी एंटरिंग एज हीट मस्ट लीव एज वर्क। अब आइसोथर्मल ही प्रोसेस होता है जिसमें हम आगे हीट इंजन वगैरह, ठीक है, कार्नोट साइकिल वगैरह डिफाइन करेंगे। सो दीज आर द 4 प्रोसेसेस रिलेटेड विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सर असाइनमेंट क्या बनानी है? असाइनमेंट बनानी कुछ नहीं है, सिर्फ आपने ढूंढना है कि एडियाबैटिक की एग्जांपल कौन सी है नेचर में। प्रोसेस जो है ना ये 4, ठीक है, इन चारों की नेचर में एग्जांपल्स ढूंढनी है, ठीक है। नेट पे सर्च करेंगे ना नेचुरल एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, तो वो कोई ना कोई आपको एग्जांपल्स दे देगा जिसमें कोई हीट इंटर नहीं होगी, कोई लूज नहीं होगी। इसी तरह आप आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और आइसोथर्मल की एग्जांपल्स ढूंढनी है आपने, ठीक हो गया। कितनी एग्जांपल, एक या 3-3? 2-2 करनी, ओके सर। ठीक है। यही आप, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा, अब आगे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसमें देख लो कि एक जनरल सी एग्जांपल दी हुई है ग्राफ के लिहाज से, ठीक। अब एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, ठीक है। अब पहला ग्राफ देखें आइसोकोहरिक का, ठीक है, जिसमें ए से ग्राफ हमारा आ रहा है 2 पॉइंट तक। तो आइसोकोहरिक क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक है। इसमें देखें वॉल्यूम ए से वी तक ना चेंज हो रहा है, सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर हाई से लो हो रहा है। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, आइसोकोहरिक, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है पॉइंट ए से 3 तक, दैट इज आइसोबैरिक, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम की तरफ हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, आइसोबैरिक। जो हमारा ए से 1 पर है इसे हम कहेंगे एडियाबैटिक। इसमें बोथ वॉल्यूम एंड प्रेशर विल चेंज बट रैपिडली, यहाँ इसका ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, इसे कहेंगे रैपिड चेंज, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम में, तो उसे हम एडियाबैट कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ है। और जो स्लो ग्राफ है जिसका स्लोप ज्यादा हो, जिसमें स्लोली प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो, उसे हम आइसोथर्मल कहते हैं, ठीक हो गया। दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन अ सिंगल ग्राफ। क्लियर बॉयज यहां तक? फर्स्ट लॉ ऑफ सेवरल टाइप ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, आइसोलेटेड वो होता है जिसमें ना कोई हीट इंटर होती है ना वर्क होता है, इंटरनल एनर्जी 0 के बराबर होगी। तो फाइनल और इनिशियल इंटरनल एनर्जीज
हमेशा बराबर कंसीडर की जाएंगी। साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम जहां से चला उसी स्टेट पर वापस आ जाए, उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होता है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्योंकि जिस जगह से हम गए उसी जगह पे वापस आ जाएंगे, तो हमारे पास कोई इंटरनली सिस्टम में चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। तो डेल यू इक्वल टू जीरो, तो हम कहेंगे जो एनर्जी हमने दी वो वर्क डन में होगी। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है कि क्यू की वैल्यू जीरो होती है, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये आप बता सकते हैं एडियाबैटिक में कि एक्सपेंशन कब होगी और कॉन्ट्रैक्शन कब होगी। एक्सपेंशन जब भी होगी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, कंप्रेशन जब भी होगी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि जब भी पिस्टन कंप्रेस होता है इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, हमने शुरू में पढ़ा। ठीक है, और वर्क डन नेगेटिव होता है, लेकिन जब एक्सपेंशन होती है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी कम हो जाती, नेगेटिव हो जाती। तो ये उसी की कुछ और टाइप्स हैं। ठीक है, मोर अबाउट साइक्लिक प्रोसेस, वर्क इक्वल्स द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। ठीक है, ये भी इसकी एक एग्जांपल है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ फार्मूलाज हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये वर्क डन है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस लॉ है, ये भी हम ब्रीफली आगे पढ़ेंगे। फिर ये है कि इक्यू पार्टीशन थ्योरम, ये भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये प्रोसेस पढ़ लेते हैं। आइडियल गैस आइसोकोहरिक में वर्क डन की वैल्यू और फर्स्ट लॉ कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, और इसमें सीवी जो है वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, तो आइडियल गैस जब भी होगी, आइडियल गैस क्या होती है ये भी आपने सर्च करना है। ठीक है, आइसोकोहरिक जिसमें कौन सी चीज कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर चेंज हो रहा है 1 से 2 तक। ठीक है, तो हम लिखेंगे P1 V1 P2 V2, ये रिलेशन है। nRT हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। वर्क क्या होता है V1 से V2, P del V, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो वर्क क्या होता है जीरो। जब वर्क जीरो होगा तो आपके पास जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, या CV इंटू डेल टी। ये फॉर्मूला 9th से है। ठीक है, आप 9th क्लास को अगर रिकॉल करें एंड वाले चैप्टर से, उसमें स्पेसिफिक हीट वाले, तो वहाँ लिखा होता है कि Q एनर्जी जो है वो CV डेल टी के बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो T2 माइनस T1 है दैट इज डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर। Q की वैल्यू CV डेल टी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप पुट करें इस इक्वेशन को, तो फर्स्ट लॉ में डेल यू इक्वल टू Q और वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। Q किसके बराबर आ गया, CV इंटू डेल टी। तो ये आपने वर्क डन बाय आइसोकोहरिक प्रोसेस वो बताया हुआ। ठीक है, उसमें क्या आता है, इंटरनल एनर्जी आती है, वो किसके बराबर आती है, CV डेल टी के। अब यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग एन आइसोकोहरिक प्रोसेस हीट इंटर्स लीव्स द सिस्टम एंड इंक्रीज और डिक्रीज द इंटरनल एनर्जी। क्योंकि जब कोई वर्क नहीं होता, हीट इंटर होती है, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी से रिलेट करती है। तो वो जो हीट और इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक है वो क्या है, CV डेल टी। इसका मतलब जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे दैट विल चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। इस इक्वेशन का ये मतलब है। ठीक हो गया। फिर आ गया आइसोबैरिक, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राफ देख लें पहले। प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम V1 से V2 पे चला गया, तो आपका वही वर्क 1 से 2 P डेल V, इंटीग्रेट करेंगे V2 माइनस V1 आ जाएगा, इसको P डेल V लिखते हैं। Q की इक्वेशन उसी तरह, लेकिन यहाँ C के साथ V की जगह पे P आ जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको लिखते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ Q की वैल्यू क्या होगी, CV डेल टी। अब उसी तरह फर्स्ट लॉ में दोबारा पुट करें, डेल यू, Q की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ CV डेल टी, और वर्क की जगह पे क्या आ जाएगा P डेल V। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक एक्सपेंशन प्रोसेस हीट इंटर्स द सिस्टम
part of the heat is used by the system to do work on the environment. Rest of the heat is used to increase the internal energy. That is basic definition of isobaric process with work done. तो आपने हर प्रोसेस में डेल यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशंस को याद रखते जाना है. इनसे हम एंड पे एक रिजल्ट कंक्लूड करेंगे. ठीक हो गया. तो आज तक हम ये दो प्रोसेस ही पढ़ लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपने बता देने हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे. अगले वीक में ही हम अपना जो लैब का है उसको साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है बॉयज. जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसी में से आपके क्वेश्चन और ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है. तो वो जो आपने असाइनमेंट दी है वो नेक्स्ट लेक्चर में जमा करवानी है, जो आपने कहा है कि दो एग्जांपल नेट से देखनी है. नहीं, बस आपने नेचुरल में एग्जांपल्स ढूंढ लेनी है ताकि अगर उसमें से कोई एमसीक्यू टाइप आता है तो वो आपको पता हो. ठीक है. ओके सर. हाँ. ओके.